श्री अग्रवाल जी, जो कि इनका नाम श्री सुरेश अग्रवाल जी है, जो कि विशेषज्ञ हैं अभी जिन्होंने प्रयोग बनाए हैं। इन्होंने ये नागपुर महाराष्ट्र से आपके बीच में है। इन्होंने देश के अनेक स्थानों पर अपूर्व विज्ञान मेलों का आयोजन किया है और लगभग 250 से अधिक इन्होंने प्रयोग बनाए हैं। और उनकी सामग्री आप देखेंगे तो वही लो कास्ट भी कहना उचित नहीं होगा, नो कास्ट, बिल्कुल कास्ट नहीं, कहीं कहीं थोड़ी सी राशि लगी होगी, लेकिन वो भी ना के बराबर है। ऐसे प्रयोग हम देखेंगे, उनसे बात करेंगे और उन बातों को आप ध्यान से सुनिए। कुछ जिज्ञासा मन में हो उन्हें नोट करते जाइए और जब आपका समय आएगा प्रश्नोत्तर सत्र का, उसमें आप उनसे, हमारे विशेषज्ञों से और जो पैनल चर्चा में बैठेंगे उनसे ये बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ अग्रवाल जी के पास में। वो आपको प्रयोग दिखाएंगे, आप समझिए, गुनिए और गुनने के पश्चात आप अपनी बात हमसे करेंगे प्रश्नोत्तर सत्र में। अग्रवाल जी। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग विज्ञान के बहुत छोटे छोटे से प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों की खासियत यह है कि इन्हें बनाने में कोई खर्च भी नहीं आता। इसमें उपयोग आने वाली वस्तुएं आपके घरों में ही मिल जाती है, घरों में ही इसका जुगाड़ कर सकते हैं और इन्हें बनाने में कोई विशेष तकनीक की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी प्रयोग हमें विज्ञान की अवधारणाएं स्पष्ट करने में, समझने में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मदद करेंगे। ये प्रयोग करते देखते समय काफ़ी आनंद आएगा, प्रयोग रुचिकर हैं। मित्रों, मैं एक दरख्वास्त ज़रूर करना चाहूँगा कि ये प्रयोग सिर्फ देखना नहीं है, आने वाले समय में इसी तरह के प्रयोग आपको बनाना भी है, करके भी देखना है और उसका आनंद भी लेना है। मित्रों, मैं एक बात थोड़ी स्पष्ट कर दूं कि ये जो प्रयोग है ये किसी प्रयोगशाला का पर्याय नहीं हो सकते, प्रयोगशाला का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ तक क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करना हो उसके लिए स्टैंडर्ड उपकरणों की अपनी आवश्यकता है, अपना महत्व है। क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमें कई बार भ्रम में डाल देती है, बहुत सही जानकारी नहीं देती है। इसलिए स्टैंडर्ड उपकरणों का अपना महत्व है, मगर ये प्रयोग आपको अवधारणाएं समझने में निश्चित रूप से मदद करेंगे। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां किस ढंग से हमें भ्रम में डाल सकती है, उसका एक बहुत छोटा सा प्रयोग देखेंगे। मैं यहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति की मदद चाहूँगा। यहाँ मुझे कोई मदद करिए थोड़ी। अब ये देखिए, ये 2 डब्बे हैं, इसका थोड़ा वज़न का एहसास करिए कितना है, एक अंदाज़ा लीजिए। फिर मैं दूसरा ये एक डब्बा और देता हूँ। अब देखिए तो कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा लग रहा है आपको? ये भी हल्का लग रहा है। ये हल्का लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक भरा डब्बा है, रेती से भरा हुआ, और ये इसमें और ऐड कर दिया गया तो इसका वज़न कम लगने लगा, ये ज़्यादा लग रहा था और ये दोनों मिला के कम लग रहे थे। फिर से देखिए आप एक बार, हाँ ये ज़्यादा है और ये दोनों मिला के ज़्यादा वाला कम लग रहा था, कम वाला ज़्यादा है। इसका अगर जो मुझे लगता है वो मैं कारण बताऊंगा। मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई बहुत विज्ञान जानता नहीं, वैज्ञानिक नहीं हूं, शिक्षक नहीं हूं। मुझे जो लगता है वही मैं कारण बताऊंगा। इस पे आपसे और मेरी, आप लोगों की आपस में इन कारणों पे चर्चाएं होना आवश्यक है और शायद यही विज्ञान की विधि है, विज्ञान का तरीका है। मुझे इसका जो कारण लगता है कि जब हम ये 2 चीज़ एक साथ उठाते हैं या कोई बड़ी चीज़ उठाते हैं तो हमें ये लगता है कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा होगा,
पहले ये उठाया और जब ये खाली डब्बा है, ये दोनों मिला के हमें ये लगा कि इसका वज़न इससे डबल होगा, मगर चूंकि ये खाली था, वज़न डबल नहीं था और हम लोग जो अपेक्षा कर रहे थे उससे वो वज़न कम लगा, इसलिए हमें ये महसूस होने लगा कि ये हल्का है। इसी ढंग के अलग अलग बहुत तरह के भ्रम हमारी इंद्रियां महसूस करती है। इसलिए मित्रों, स्टैंडर्ड उपकरणों का अपना महत्व है, वो ज़रूर ख्याल में रखिएगा। मित्रों, हमें कई बार ये लगने लगता है कि हम लोग बहुत विज्ञान जानते हैं, हम लोग कई नियम पढ़ लेते हैं, कई अवधारणाएं पढ़ लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा बहुत छोटी छोटी सी बातों में हमें निरुत्तर होने की स्थिति आ जाती है, बहुत कम समझता है। अब जैसे मैं एक प्रश्न के रूप में आपके सामने छोड़ना चाहूँगा, इस पे बाद में चर्चा होगी ही। बस ये एक कागज़ का टुकड़ा लिया हुआ है, इसको इस ढंग से अगर आप देख सकें तो ये काट के फोल्ड कर दिया गया है और इसे दो फांक करके इस ढंग से, अब मैं इस टुकड़े को छोड़ता हूँ, इसे फिर एक बार मैं करूँगा, थोड़ा ऊपर से गिराऊंगा। अब देखिए, अगर आप देख सकते हो तो इसके घूमने की दिशा इस दिशा में घूम रहा था। अब मैं इसकी ये फोल्ड की सिर्फ डायरेक्शन बदल देता हूँ, इसकी दिशा बदल दी है। अब देखेंगे तो इसकी घूमने की दिशा क्या है, दिशा बदल गई। अब इसके बारे में आप लोगों को सोचना है, इसके बारे में चर्चा जब चर्चा का सेशन होगा तब होगी, और वो भी अगर आप में से कोई उत्सुक हो, ये चर्चा छेड़ेगा तो ही इस पे चर्चा हो पाएगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस पे आप सोचिए। अब एक छोटा सा प्रयोग मैं और बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इसमें भी कोई सामान की आवश्यकता नहीं है, ये एक सिक्का है, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है। अब मैं इसे यहाँ पकड़ता हूँ, अगर मैं एक कागज़ का टुकड़ा छोड़ूंगा तो ये सीधा नीचे गिर जाता है, इसके नीचे पकड़ के छोड़ूंगा तो भी ये नीचे गिर जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ ऐसा पकड़ता हूँ और इस पर फूंक मारता हूँ बड़े ज़ोर से, तो क्या होगा, ये मेरा साथी करके बताएगा। फिर से इधर जोर से देखिए, जब तक वो फूंक मार रहा है तब तक वो कागज़ उसे चिपका हुआ है। फूंक कम हुई, कागज़ गिर गया। जो हम लोगों का कॉमन सेंस कहता है उससे ठीक विपरीत हो रहा है कि हाथ छोड़ने के बाद भी वो नहीं गिरा। फूंक मारने से ऐसा लगता था कि और ज़ोर से गिरना चाहिए, बजाय उसके वो चिपक गया। अब एक और बहुत छोटा सा प्रयोग है। एक कोई खाली एक बैग ले ली गई है, इसमें से हवा हम लोग निकाल देंगे, पूरी हवा इसकी निकाल दी गई। अब इसमें मुझे कोई मदद करेगा? अच्छा, मैडम आइए प्लीज़। मैडम, इसकी हवा हमने निकाल ली है। अब यहाँ से इसमें फूंक मार के हवा भरना, और एक सांस में कितनी हवा भर सकते नापेंगे आप? एक ही सांस मैडम। ठीक है, मैडम ने हवा भरी है, एक अंदाजन इतनी हवा इसमें भरी गई है। ठीक है, अब ये मेरा जो सहयोगी है ललित, अब वो भरता है। अब देखेंगे कितनी भरी जाती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मैडम ने उसे मुंह लगा के भरा, ये भी एक ही सांस में थोड़ा दूर से भर रहा है।
तो अब ये जो दो प्रयोग थे, एक ये हवा भरने वाला और एक हवा जब फूंक रहे थे तो ये कागज़ जो चिपक रहा था, इन दोनों प्रयोगों में अगर आप गौर कर रहे होंगे तो जब यहाँ से फूंका गया तो यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से बाहर जाने लगी, इससे हवा टकराई और टकरा के बहुत तेज़ी से बाहर जाने लगी। यहाँ हवा बहुत तेज़ी से बह रही थी। तो प्रकृति का एक नियम है कि जब हवा की गति या किसी भी पानी या तरल पदार्थ की जब गति बढ़ती है तो वहाँ उसका दबाव कम हो जाता है। और यह नियम डैनियल बर्नौली नाम के जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह नियम ढूंढ के निकाला, प्रकृति का यह नियम। इसलिए इसे बर्नौलीज लॉ कहा जाता है कि अगर हवा की गति बढ़ जाए तो वहाँ दबाव कम हो जाता है। जब यहाँ फूंका गया तो यहाँ हवा की गति बढ़ गई, यहाँ हवा का दबाव कम हो गया, हर तरफ से हवा यहाँ आने लगी। ऊपर की हवा तो आई, मगर जब नीचे की आई तो इस कागज़ ने उसको रोका, इसलिए नीचे की आने वाली हवा ने कागज़ को भी ऊपर दबा दिया। ऊपर की हवा का दबाव कम था, नीचे की हवा का दबाव अधिक था, इसलिए नीचे की हवा ने कागज़ को ऊपर दबा दिया। उसी ढंग से अगर आप इसमें गौर किए होंगे कि जब वो दूर से फूंक रहा था तो एक हवा का प्रवाह बना, हवा की गति वहाँ बढ़ी रही और उस बढ़ी हुई गति के कारण वहाँ हवा का दबाव कम हुआ, जिसके कारण आजू बाजू की हवा भी उस प्रवाह के साथ अंदर पहुँच गई। तो ठीक है मित्रों, ये है बर्नौली का नियम। इसके अनेक प्रयोग हैं, आप लोग भी ये करके देखिए। अब हवा के जब दबाव की बात चल रही है तो एक प्रयोग हम लोग और करके देखेंगे। एक गिलास में पानी भर लिया है। अब पानी क्यों नहीं गिर रहा है इसका, वो शायद मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा बारीकी से यहाँ देखिएगा नीचे कि अगर अब मैं इस ग्लास को थोड़ा उठा दूँ तो क्या होगा। चलिए देखते हैं उठा के। कि मैंने थोड़ा उठा दिया और एक सिक्का नीचे फंसा दिया, अब यहाँ थोड़ी गैप आ गई है। चलिए अब इसको और थोड़ा उठा के देखते हैं। ये फिर उठा दिया और एक सिक्का फंसा दिया, अब यहाँ से यहाँ तक पूरी गैप आ गई है। अब थोड़ा इधर से भी कर दें। अब अगर ये पूरा पानी का गिलास 3 सिक्कों का आधार लेके थोड़ा ऊपर उठ गया है, ठीक, थोड़ा सा और उठाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब 2-2 सिक्कों की ऊंचाई, पानी का गिलास ऊपर उठ गया है। अब उठा है या नहीं सही में, वो भी हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। ये एक साइकिल का स्पोक है, देखिए तो ये पूरा आर पार साइकिल का स्पोक निकल जाता है। तो मित्रों, इसके बारे में भी मैं कुछ बोलूं उससे बेहतर होगा कि आप लोग इस पे सोचें और जब भी चर्चा सत्र हो हम लोग इस पे चर्चा करें।
तो अभी आपने देखा कि एक ग्लास पूरी तरह से ऊपर उठा हुआ है। फिर से नीचे ला लेते हैं। और इसको अब हवा के दबाव का ही, अभी बर्नौली साहब की बात हो गई, लेकिन जब हम हवा के दबाव की बात करते हैं तो पास्कल साहब का नाम लिए बगैर बात नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। तो आइए हम लोग एक पास्कल्स लॉ पे आधारित एक प्रयोग और देखेंगे। एक इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, वो बैग दे देना। हाँ, एक बैग दो। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक बड़े सादे अखबारी कागज़ की बनी हुई एक बैग है। हवा लीक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको चिपका दिया गया है थोड़ा। और फूंकने के लिए इसमें एक हम लोग ट्यूब लगा देते हैं। तो थोड़ा फूंक के दिखाइए। अब इस ढंग से इस बैग को फुलाया जा सकता है। ठीक है, अब इस बैग को इस एक पटिया के नीचे रख देते हैं। पटिया के नीचे रखने का लाभ ये होगा कि वो जो उसका उठना है, उसका दबाव है, उसका जो बल है, वो ज़्यादा सरफेस पे एक साथ एक्ट करेगा। अब थोड़ा 1 मिनट इसको उठा के दिखाइए कितना उठ। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, रख दीजिए उसको। अब ये कितना वज़न उठा सकते हैं इसमें, ये भी देखेंगे। अभी आपने देखा कितना वज़न है, कि ये 50 किलो का वज़न एक सादी अखबार के कागज़ की बैग में उठा लिया गया। सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया, प्रेशर उतना ही हो, और अगर एरिया बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स में हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है। और वही हमने देखा कि जो 50 किलो का फोर्स था उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ हमारा जो मुंह से फूंकने वाली हवा है उसका प्रेशर काम में आ गया। मित्रों, अभी जब दबाव की बात चल रही थी हवा के, तो अब थोड़ी सी पानी के दबाव की भी बात कर लें। लेवल से अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 2 बोतलों में कुछ रंगीन लिक्विड भरा हुआ है। ये जो हरे रंग का आपको दिख रहा है ये सादा पानी है, प्लेन वाटर। और ये जो लाल रंग का दिख रहा है इसमें नमक घोला हुआ है, ये नमक का पानी है। अब मेरा प्रश्न ये है, और ये जो दोनों बॉटल्स है ये 2 अलग अलग स्तरों पर इंटरकनेक्टेड है। अब फ़िलहाल लॉक की हुई है, हम लोग इसका लॉक अगर खोलेंगे तो इसमें पानी प्रवाहित हो सकता है। अब मित्रों, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि अगर मैं ये नीचे का लॉक खोलूँगा तो इनके पानी के स्तरों का क्या होगा? क्या ये पानी के स्तर उतने ही रहेंगे?
क्योंकि हमें नॉर्मली ये लगता है कि पानी का स्तर हमेशा सेम रहता है। चलिए मैं खोलता हूँ ये लॉक, देखते हैं क्या होता है। ये वो है क्या? ये बना के रखा हुआ है, चालू है वो। इसमें शायद आप लोग देख सकेंगे, मैं नहीं जानता आप लोग देख सकेंगे या नहीं, इसमें से लगातार पानी इसमें गिर रहा है। मित्रों, जब तक ये अपना काम करता है तब तक मैं एक रोचक बात बता दूं कि जो पनामा कैनल है, पनामा नहर है, वहाँ कुछ इस ढंग की घटना होती है। उसके जो दोनों छोर है, एक जगह का पानी बहुत खारा है और एक जगह का पानी बहुत कम है, तो जिसके कारण कई दफ़ा वो पानी के स्तर में एक रैंप जैसा आ जाता है। जहाँ ज़्यादा खारा पानी है वो नीचे दब जाता है और कम खारा पानी ऊपर रहता है, और उसके कारण जहाज़ घसर के भी कई दफ़ा वहाँ नीचे आते हैं। तो वही फिनोमिना हम लोग यहाँ भी देखेंगे। इसे कुछ सेकंड लगेंगे, तब तक मैं और एक प्रश्न रूपी, ये रेडी हुआ क्या, वो चल रहा है क्या? ठीक है, ये एक और छोटा सा प्रयोग है, मैं जब तक ये इसका रिज़ल्ट आए तब तक दूसरा करेंगे। थोड़ा पानी ले लेंगे, ये खाने का सोडा है, इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू और खाने का सोडा दोनों मिलने से जो केमिकल रिएक्शन हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी। थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। नींबू और निचोड़ देते हैं। इसे भी कुछ 2-4-5 मिनट समय लगेगा, तो इनका रिज़ल्ट आए तक हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टोचा, मित्रों, अभी हम लोग बायोअंशी डेंसिटी घनत्व के प्रयोग कर रहे हैं, तो एक प्रश्न दिमाग में आया, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक महोदय नाव में, एक टाँके में नाव में बैठकर तैर रहे हैं। ये समझ लीजिए ये टाँका हुआ और ये नाव। और ये महोदय टाँके में पानी का स्तर नोट कर लेते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं।
चलिए ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग पानी का स्तर। अब अचानक ये होता है कि नाव में छेद हो जाता है और नाव डूबने लगती है। तो अब हमें विचार ये करना है कि जब नाव डूबती रहेगी तब पानी के स्तर का क्या होगा। पानी का स्तर उतना ही रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा। और दूसरा, जब नाव डूब जाएगी तब पानी के स्तर का क्या होगा। इस स्तर की तुलना में पानी के स्तर का क्या होगा, थोड़ा सा अस्पष्ट है सवाल। फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये नाव तैर रही है, अचानक इसमें छेद हो जाता है, नाव डूबने लगती है। फिलहाल इसके बाहरी पानी का स्तर नोट कर लिया गया है। अब हमें यह सोचना है कि जब नाव डूबती रहती है, उस डूबने के दौरान पानी का स्तर क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, घटेगा या बढ़ेगा। और दूसरा यह भी सोचना है कि जब नाव डूब जाएगी तब पानी के स्तर का क्या होगा। चलिए नाव में छेद कर देते हैं और बहुत गौर से आप लोग यह पानी का स्तर देखेंगे। चलिए नाव में छेद हो गया। चलिए पानी का स्तर, नाव डूबना जारी है, पानी का स्तर उतना ही है। गौर से देखते रहिए, पानी का स्तर उतना ही है, ठीक उतना ही है। बस अब नाव करीब डूबने में आ चुकी है। देखिए, जब तक नाव तैरती रही पानी का स्तर ठीक उतना ही रहा जितना पहले था, और जैसे ही नाव डूबी पानी का स्तर नीचे गिर गया। मित्रों, ये सब चीज़ें आपने बहुत प्राथमिक अवस्था में पढ़ी होगी, अभी पढ़ा भी रहे होंगे आप लोग, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता रहता है उस दौरान वह जो पानी डिस्प्लेस करता है, मतलब इस केस में हम कहेंगे जितना पानी चढ़ा, तो वो जो जितना पानी हटाता है वह उस तैरते ऑब्जेक्ट के वज़न के बराबर पानी के वज़न का होता है। अर्थात जब ये तैर रही थी, ये नाव तैर रही थी, तो ये जितना नाव का वज़न है, इन सिक्कों और ये कप का जितना वज़न है, उतने वज़न का पानी उसने हटाया और उतना पानी ऊपर गया। मगर जब ये डूब गई तो इसके आयतन के बराबर, वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हुआ। निश्चित रूप से इसके आयतन के बराबर पानी बहुत कम है, इसके वज़न के बराबर पानी बहुत अधिक है, इसलिए पहले ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ था, बाद में बहुत कम पानी डिस्प्लेस हुआ। इसलिए जब तक तैरती रही पानी वहाँ जहाँ का वहाँ बना रहा, और बाद में जब ये डूब गया तब पानी नीचे आ गया। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या हो रहा है पनामा कैनल का। अब मित्रों, आप देख सकते हैं इसमें कि जो लाल पानी है, खारा पानी है, उसका स्तर नीचे आ चुका है। क्योंकि, और यहाँ भी आप देख सकते हैं इस बोतल में कि नीचे खारा पानी से ये जो लाल रंग का पानी है वो नीचे सेटल होते जा रहा है, ऊपर हरा पानी है। चूँकि खारे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इतने कॉलम का दबाव पानी के उतने ही कॉलम से अधिक रहेगा, इसलिए खारे पानी ने इसे नीचे दबाया, सादा पानी ऊपर गया। दूसरा, खारा पानी और सादा पानी जब तक उसको बहुत हिलाया ना जाए
तब तक आसानी से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इसलिए यहाँ भी हम देख सकेंगे कि नीचे खारा पानी है और ऊपर सादा पानी है, दोनों काफ़ी अलग अलग दिख रहे हैं। अब मित्रों, अब इसका जो ऊपर का कनेक्शन है वो भी खोल दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा जो आखिरी ऑब्जर्वेशन था कि इसका स्तर कम है और इसका स्तर अधिक। नीचे खारा पानी है, ऊपर सादा पानी। ठीक है मित्रों, ये जो पहले अलग रखा गया था उसमें खाने का सोडा, नींबू और उसमें ये कुछ डामर की गोलियां डाल दी गई थी। अब अगर आप देख सकते हैं तो ये डामर की गोलियां लगातार अपने आप नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। चलिए ये गोली ऊपर। अब आप देखिए, अगर ऊपर भी ये गोली अपनी ही जगह पे गोल घूमती है, कई पलटियां खाती है। क्या लगता है आपको क्यों हो रहा होगा ये? थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, सोचिए इसके बारे में। क्योंकि इसकी कुछ जानकारी तो हम लोगों को है पहले से कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का घनत्व इस लिक्विड से ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगी और घनत्व कम हो जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सोचते हैं कि बार बार वो नीचे क्यों जा रही है, ऊपर क्यों आ रही है, घनत्व में क्या परिवर्तन आ रहा है। थोड़ा इसे अगर और गौर से देखेंगे तो हम देख सकेंगे कि इन डामर की गोलियों पे, ये डामर की गोलियां ने आप लोग समझ रहे हैं ना, जो ये कपड़े वगैरह, नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये। तो इस पे छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जमा हो चुके हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसके छोटे छोटे बबल्स ये नेफ्थलीन बॉल्स पे जमा हो जाते हैं और वो जमा होने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है और उन बॉल्स को वो ऊपर लेके चले जाता है। जब ये सतह पे आ जाता है तो जो गैस बबल्स है वो कुछ टूटने लगते हैं, फूटने लगते हैं, हवा में रिलीज़ हो जाते हैं और जब वो कुछ बबल्स उसके फूट जाते हैं तो उसका घनत्व फिर बढ़ जाता है और फिर वह नीचे जाने लगती है। जब फिर कुछ बबल्स उसको और अटैच हो गए तो फिर घनत्व कम हो जाता है, ऊपर आ जाती है। मित्रों, और यह प्रक्रिया अब शायद हम लोगों को तो उतना समय नहीं होगा, करीब 3-4 घंटे तक बहुत आराम से चलती रहती है। और इसके जो गोल घूमने का भी कारण वही है कि अगर ऊपर बबल्स ज़्यादा हो गए तो वो ऊपर रहती है, नीचे अगर बबल्स ज़्यादा हो गए तो नीचे का घनत्व कम हो जाएगा, वो घूम जाएगी, फिर ऊपर के बबल्स टूट जाएंगे। तो यही क्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। अब आखिरी बार इसको हम लोग फिर देखेंगे कि धीरे धीरे इन दोनों का भी लेवल बराबर आते जा रहा है। मित्रों, इसमें अगर इसे काफ़ी समय तक रहने दिया जाए तो इन दोनों का लेवल फिर बराबर आ जाता है और यह जो पानी के ट्रांसफ़र की क्रिया तब तक चलती रहती है जब दोनों जगह का
लेवल भी बराबर आ जाए, घनत्व भी बराबर आ जाए। और यह जब हम इसे अगर मान लीजिए कल परसों फिर देखेंगे तो जैसा ये देख रहे हैं आप कि ऊपर सादा पानी नीचे नमक का पानी, ठीक वही स्थिति इस बोतल में भी बन जाती है, ऊपर सादा पानी नीचे नमक का पानी। ठीक है, तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इसी तरह के प्रयोग खुद करके देखेंगे, दोहराएंगे, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। मित्रों, ये एक बोतल में दो तीन छेद किए हुए हैं। छेद तो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, काफ़ी बारीक है, मगर जब इसमें पानी भर दिया जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये छेद में से अलग अलग पानी की धार निकल रही है। बहुत स्पष्ट है कि ग्रेविटी के पुल के कारण पानी नीचे गिर रहा है। अब देखिए, हम लोग एक करके देखते हैं कि इसे थोड़ा सा हाथ से नज़दीक ला लिए तो दोनों धार जुड़ गई, एक हो गई। फिर करते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं इसे, नहीं हो रही है। ठीक है, फिर दोनों धार अलग हो गई, फिर जोड़ते हैं, फिर एक हो गई। तो मित्रों, इसमें आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा होगा? मित्रों, जब हम पानी के कणों को नज़दीक लाते हैं तो उनमें आपस में जुड़ जाने की प्रवृत्ति होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसी प्रवृत्ति को एडेजन कोहेजन कहा जाता है। जब पानी के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से जुड़ता है तो उसे एडेजन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम इसे नज़दीक ला लेते हैं तो पानी की जो अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग कण जो प्रवाहित हो रहे हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं। और जब वह जुड़ जाते हैं तो कुल मिलाकर एक जान हो जाते हैं और पूरा एक सतह के अंतर्गत वो बंध जाते हैं। और जो हम एक सरफेस टेंशन नाम का जो फिनोमिना जानते हैं, वह इसे और बांधे रखने में मदद करता है। लेकिन अगर ये पानी बहुत अधिक हो, मान लीजिए, तब इसके जुड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि तब ये जो फोर्स ऑफ एडेजन, सरफेस टेंशन, इसकी तुलना में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का असर अधिक होता है। उसे वह ये फोर्स ऑफ एडेजन ओवरकम नहीं कर पाता। मित्रों, इस फोर्स ऑफ एडेजन को, कोहेजन को स्पष्ट करने के लिए आइए हम लोग एक बहुत आसान सा प्रयोग, जिसमें कोई विशेष सामान की आवश्यकता नहीं है, करके देखते हैं। ये कागज़ की दो पट्टियाँ हैं, इसे हम लोग थोड़ा गीला कर लेंगे।
अब आप देखिए इसे, ये थोड़ा दूर रखते हैं इसे, और मैं सिर्फ ये नीचे का उसका छोर आपस में मिला देता हूँ। देखिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये ऊपर तक मिलती चली गई। फिर एक बार करेंगे, ये नीचे का छोर आप लोग भी ये करके देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता आएगी। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही पानी के दो कण आपस में मिले, उन्होंने एक दूसरे को आकर्षित किया, उसके ऊपर के कण नज़दीक आए, वो चिपकते गए। इस ढंग से एक श्रृंखला चली और पूरे पानी के कण एक दूसरे से मिलते चले गए। मित्रों, एक और बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत आसान सा प्रयोग है। ये कागज़ का एक फूलनुमा काट लिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, एक फूलनुमा। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब इसे हम इसे मोड़ लेते हैं। बंद कर दिया इसे। अब मैं इसे पानी की सतह पे रख देता हूँ। देखिए तो क्या होता है। अरे ये क्या, पूरा फूल खुल गया। और एक देखते हैं। इस पे आएगा। चलिए, शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हों तो इस पे करता हूँ बस। देखिए, इसे रख रहा हूँ मैं। देखिए पूरा फूल खिल गया। मित्रों, कागज़ काहे का बना होता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आप लोग भी जानते होंगे कि कागज़ बनने में ख़राब लकड़ी का, बांस का, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बारीक बारीक रेशे होते हैं, जो लकड़ी के रेशे होते हैं, बांस के रेशे होते हैं, वहीं सब यहाँ आ जाते हैं। और इन रेशों में यहाँ डूबने के बाद पानी सोखते हैं ये रेशे, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो ये जो रेशे होते हैं ये पानी सोखते हैं, और सोखने के कारण वो जो उनका खुद का मैक्सिमम साइज़ है, सबसे बड़ा साइज़ है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में वो जो मुड़े हुए रेशे हैं वो खुलते चले जाते हैं। वही यहाँ भी हुआ कि जो ये मुड़ा हुआ कागज़ था, उसके साथ जो मुड़े हुए रेशे थे वो एक बारीक ट्यूब की तरह काम कर रहे थे। उसमें पानी भरते चले गया और वो रेशे खुल गए। ठीक है मित्रों।